बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह अभी समीना ने तो ऑफ एयर डिस्कशन का भी जिक्र कर दिया, लेकिन ऑन एयर भी हम बहुत सी डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जनाब आज हैं समीना पाशा साहिबा, किसी तारीफ की मोहताज नहीं, हमारी बहुत ही मोहतरम ज़बरदस्त एंकर पर्सन। आप इनको अब सोशल मीडिया पे भी बहुत देखते हैं। आरिफ चौधरी साहब आईनी और कानूनी माहिर हैं, और जनाब हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया आज। आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समीना, पहले आपसे ही शुरू कर लेते हैं। ये बताइए कि आज का दिन भी बड़ा भरपूर रहा, तेजी से हमने फैसले भी देखे हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा था कि वो छोड़ जाएंगी साथ, वो अफवाह बनने लगी हैं, उनकी जो ऑडियोज आने लगी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जबरदस्त होगी। तो उल्टा ये हुआ कि वो जेल पहुंच गई। फिर भी बहुत से लोगों ने कहा कि जी वो तो मिलने आई थी, तो वो जेल में बैठी रही। वो समझ नहीं आई आखिरी वक्त तक कि उनको गिरफ्तार करना है, हाउस अरेस्ट करना है, क्या करना है। तो ये हमारे ही लोगों में, साथियों में, ये बहुत से लोग कहां से खबरें निकाल लाते हैं कि जी अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है, अब ये होने लगा है। जी शुक्रिया उसामा आपका। उसामा, जो पहले आपने बात की कि जो बुशरा बीबी साहिबा ने जिस तरह से पूरा कंडक्ट उनका रहा है, तो उसके ऊपर जो चहमगोइयां थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी, या तो मेरा ख्याल है उन्होंने सबको सरप्राइज दिया है। और ये एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जिन लोगों पे शक था ना उसामा कि शाह महमूद छोड़ जाएंगे या फिर शहबाज गिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और छोड़ देंगे एक झटके में, या फिर परवेज इलाही साहब तो बिल्कुल ही दूसरी कॉल भी नहीं करनी पड़ेगी, तो आप देखिए वो तमाम लोग ज्यादा देर इस्तकामत का मुजाहरा करने में कामयाब रहे और स्टिल वो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं। तो इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा के बारे में भी यही ख्याल था सबका कि शायद वो भी बड़ी जल्दी साथ छोड़ जाएंगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने भी इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल वफा भी निभाई है और अभी तक वो डट कर खड़ी हुई है। जहां तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में खबरों की बात है, तो जब ये डील्स वील्स, पसे पर्दा ऑफर्स, ये सब चल रहा होता है, तो उसी दौरान ये जानबूझकर खबरें उड़ा दी जाती हैं और वो फिर किसी ना किसी तौर पहुंच जाती हैं। और अभी उनकी तरफ से तो ऐसी कोई डील ना ऑफर यानी एक्सेप्ट तो नहीं हुई। अब मुझे नहीं मालूम है ऑफर किस हद तक हुई है, लेकिन ये बात तो कंफर्म बहुत सारे लोग करते हैं कि ऑफर तो बुशरा बीबी साहिबा को की गई थी, और ये थ्रेट नुमा ऑफर थी बेसिकली कि या तो आप हंसी खुशी मान जाए या फिर आप भी इसमें चुंगल में फंसेंगी। तो उन्होंने बिल्कुल एक कैरेक्टर शो किया है, और जिस ग्रेसफुली, मुझे ये जरूर कहना होगा कि जिस ग्रेसफुली उन्होंने जाके सरेंडर किया है वो बड़ी दाद की मुस्तहिक है। देखिए उन्होंने इस सारे केस में उन पे इतनी किरदारकुशी भी की गई, अभी तक कोई बात मीडिया पर आकर कुछ पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश नहीं की, खामोश नहीं है सारे मामलात के ऊपर, और आज बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने जाकर सरेंडर किया है। आई डोंट नो कि अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या हाउस अरेस्ट, वट एवर इट इज, लेकिन उन्होंने ग्रेसफुली सब चीजें मैनेज की। बिल्कुल सही। असदुल्ला, ये बताएं क्या चल रहा है। बहुत सी बातें हैं कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है, अभी तो आगे बहुत कुछ होना है, पता नहीं क्या आगे होगा, फिर किस तरह से इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। आज आप देखिए कितना अफसोसनाक वाकया हुआ है बाजौड़ में। तहरीक इंसाफ के एक नौजवान जो रहनुमा वहां के थे, उनका रेहान ज़ेब का जो कत्ल हुआ है, फिर इसी तरह ANP के रहनुमा का कत्ल होता है, और फिर सिब्बी में जो धमाका हुआ। अब कल इजलास बुला लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो अभी तक जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ होगी या नहीं होगी। वैसे तो बतौर पार्टी तो पहले ही नहीं रही, क्या देख रहे हैं? देखें, मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो इजलास बुलाया है वो इजलास अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बुलाया होगा, ना कि इस बात पर गौर करने के लिए कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, मैं यही गुमान रखता हूं, और ना होने चाहिए। अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करना चाहिए। इंटेलिजेंस जो है वो उसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस या जो भी जो चीजें स्टेप्स लिए जा सकते हैं, मेरा ख्याल है वो करनी चाहिए, और मैं गुमान यही रखता हूं कि इसीलिए ये बुलाया गया होगा। और दूसरा, देखिए अभी जो आप बात कर रहे थे कि पार्टी बैन करने के भी ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है, तो पार्टी बैन करने समेत बहुत सारी चीजें अभी तक, यानी अगर पार्टी बैन भी कर दी जाती है तो मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं होगी, बावजूद इसके कि आईन और कानून में उसकी इजाजत कितनी है, या हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत कुछ अभी तक हमने देखा है जो हम तवक्को कर रहे थे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। मतलब बल्ले का निशान ले लिया जाना, हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को कर रहे थे, खुश फहम थे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता कि बल्ले का निशान ही एक पार्टी से ले लिया जाए, ये तो फिर पार्टी बैन कर देने का मुतरादिफ है। तो हम ये सोच रहे थे। अब एक आपके ज़हन में होगा कि एक पिटीशन जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने की हुई है। वो सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन जो है लाहौर, और मेरा ख्याल उसमें फैसला महफूज है, मेरा नहीं ख्याल कि भी वो फैसला आया, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि मैं
पार्टी का मेंबर हूं, मुझे आजाद ना कहा जाए। मेरे से निशान लिया गया है, लेकिन मैं आजाद नहीं हूं। और मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसी दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट के पास भी लेकर जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर रुजू करने के लिए कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। लाहौर हाई कोर्ट में उसमें 2 दिन समाअत हुई है, उन्होंने उधर इलेक्शन कमीशन रेफर कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है, चलें ये ठीक है। तो अब उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन में जाने के बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेकर चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट वाकई कह देती है कि जनाब पार्टी तो बरकरार है, पार्टी तो है, और चूंकि पार्टी है तो आप पार्टी के मेंबर भी हैं, और जा भी सकते हैं इलेक्शन कमीशन उसके पार्लियामान में पार्टी पे। तो ऐसी सूरत में फिर क्या ऑप्शन बचता है इंतजामिया और निगरान हुकूमत के पास? यही ऑप्शन बचता है कि फिर पार्टी को बैन करते हैं। इसके अलावा तो कोई रास्ता बचता नहीं है, वरना तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में जाके पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें, ये सारे इम्कान तो मौजूद हैं, पता नहीं अब कितना मजीद गंद पड़ना है अभी। अच्छा, ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि आगे गंद पड़ेगा, जाहिर है उसमें अमन-ओ-मान का भी बड़ा मसला है, इस पर भी मैं आगे बात करूंगा। आरिफ चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, कानूनी तौर पर भी बड़ी बहस चल रही है 342 का बयान। पहले साइफर में शामिल कुरैशी साहब का नहीं हुआ, एक दिन में 16 गवाह हो गए। तोशा खाना में इमरान खान साहब का कहा जा रहा है कि 342 का नहीं हुआ, बुकला का भी इंतजार नहीं किया, पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बन गया। फर्द जुर्मायत होने के 22 दिन के अंदर अंदर तोशा खाना का फैसला भी सुना दिया वही जज बशीर साहब ने, मोहम्मद बशीर साहब ने। अब इद्दत में निकाह के केस का भी जरा बता दीजिएगा मुख्तसर तीनों पर, कि उसके हवाले से भी आ गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है जी नीचे चूंकि फर्द जुर्म आयद हो गई है, लिहाजा हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। तो इन तीनों पर एक एक करके सर जरा राय दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे शामिल किया इस काफिले में। इसकी मैं बहुत कदर करता हूं, और आप लोग मैं समझता हूं कि काबिल कदर हैं जो इस जमाने में भी अभी तक इंडिपेंडेंट है और अपने पेशे के साथ दयानतदारी के साथ वाबस्ता है, वरना चीजें बहुत सारी बदल गई और लोगों को देख के बड़ी तकलीफ भी होती है। तो अब मामला ये है कि सबसे पहली बात कानून ये है, तरीकेकार ये है कि चाहे कुछ हो जाए, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लॉ के और बेसिक प्रिंसिपल जो गवर्न करते हैं किसी ट्रायल को के कंडक्ट को, उनको सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। सो मच सो कि अगर स्टैट्यूटरी पीरियड मुकर्रर किया गया हो कि इस तरह के केसेस जो है वो इतने अरसे में हर सूरत में पाया तकमील तक पहुंचने चाहिए, इनका कंक्लूड होने चाहिए, तो उसमें भी सेक्रीफाइस प्रोसीजर नहीं होगा। उसमें अगर फर्ज करो किसी पर कौशल मौजूद नहीं है तो तारीख मिलेगी, और अगर इसी तरह बाकी चीजें जो है वो नहीं है तो यानी उसे प्रॉपरली वो मौके सारे दिए जाएंगे। हमने ये देखा एक केस में मैं और दीप खोसा था वकील थे, उस जमाने में जब बहुत आगाज में स्पीडी ट्रायल होता था, और वो स्पीडी ट्रायल हाई कोर्ट में केस मर्डर के जो थे वो जिसमें दहशत वगैरह इन्वॉल्व होती थी, उनके केसेस वहां होते थे। तो वहां में केस में थे, तो ये उस वक्त गालिबन 2 या 3 महीने मुकर्रर थे, लेकिन वो 1.5 साल तक केस चलता रहा, और कई वजूद थी जिसकी वजह से केस जो है वो कंक्लूड ना हुआ। तो किसी ने ये नहीं कहा, ना एप्लीकेशन गई और हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कि जनाब ये कोई तौहीन अदालत हो रही है और अदालत का हुक्म नहीं माना जा रहा या आइन कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इसी तरह यहाँ जो किया गया है मामला, ये पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में पहला वाकया है कि किसी जज साहब ने, किसी कोर्ट ने ऐसा किया हो, नंबर 1 कि काउंसिल अवेलेबल है और काउंसिल के सिर्फ चंद घंटे ना आने की वजह से उन्हें काउंसिल दे दिए गए। ये काउंसिल किसको दिए जाते हैं? स्टेट के एक्सपेंस पे नादार लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करो ट्रायल, इसका तकाजा ये है कि अगर बार बार काउंसिल आप बुलाने के लिए के ऊपर भी नहीं आ रहा है, फिर आप अक्यूज को नोटिस देते हैं कि भाई आप अपने काउंसिल एंगेज कर लें, ये जो आपके काउंसिल है वो नहीं आ रहा है, वरना हम स्टेट के एक्सपेंस पे कर लेंगे। अच्छा, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब आपने काउंसिल एंगेज किए तो वो भी वो किए जो प्रोसिक्यूटर रहे हैं और वो प्रोसिक्यूटर के एसोसिएट हैं। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ ये केस जो है इसमें तमाम वो कानूनी तकाजे जो थे उनको नजरअंदाज किया गया। फिर 342 ये उसकी एक यानी क्रक्स है, क्योंकि जब पूरा एविडेंस आ जाती है उसके खिलाफ, मुलजम के खिलाफ, तो उसके पास सिर्फ एक चारा होता है कि उससे कहा जाता, वो है 342। 2 कानून है, एक 340 है और एक 342 है। 340 के तहत उसे पूछा जाता है कि अगर वो खुद
अपने खिलाफ गवाह या अपना गवाह बनना चाहता है, वो बयान देना चाहता है, तो वो 340 में होता है, या फिर 342 में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। तो उसमें उससे पूछा जाता है कि ये जो एविडेंस आई है इसके बारे में आपने क्या कहना है। वो कहेगा आपके खिलाफ केस क्यों रजिस्टर किया गया है। फिर उसको कहा जाएगा कि आप सफाई देना चाहते हैं, तो वो कहेगा हाँ जी मैं सफाई, अपना बयान भी देगा और उसके बाद वो अपना कहेगा कि मैंने गवाह के तौर पर पेश होना है या मैंने सफाई के गवाह। तो ये सारी चीजें नजरअंदाज करके ये जो ट्रायल है, मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रायल तो विशिएट हो जाएगा। लेकिन एक बात वो बिल्कुल मैं छोटी सी, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं मिसाल से समझाऊंगा कि मैं एक केस कर रहा था, एनडीए का मैं उस जमाने में लीगल एडवाइजर रहा था, तो वो केस बड़ा मशहूर केस है ये जो गड़ी शाह वाले पुल का। तो मैंने एक क्लाइंट आया बड़ा खुश कि जी आपने बड़ा अच्छा आर्ग्यू किया है, तो मुझे कहता है सर क्या होगा। मैंने कहा यार नतीजा ना पूछो, छोड़ दो। कहता है नहीं सर फिर भी बताएं। मैंने कहा केस हमारे खिलाफ हो जाएगा फैसला। वो हैरान हो गया, कहता सर ये कैसे, आपने तो इतना अच्छा आर्ग्यू किया। मैंने कहा वो टीचर जो था उसने बच्चे से पूछा कि बेटा आपकी जेब में हो 10 रुपए और आपका बाप डाल दे 10 रुपए तो कितने हो गए। उसने कहा सर जी 10 हो गए। उसने कहा बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 पहले थे तो आप 10 और डाल दिए तो 10 कैसे, आप रियाजी नहीं जानते। उसने कहा सर मैं रियाजी जानता हूँ, आप मेरे बाप को नहीं जानते। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। और ये जो लोग कहते हैं ना जी फौरी तौर पर जाके हाई कोर्ट से उठ जाएगा, हाई कोर्ट में भी डिपेंड करता है कि केस किसके पास लगता है। अब तक वो तो आपने देखा है बहुत सारी खुशफहमियां जो रूल ऑफ लॉ पे हम बातें करने वाले थे वो काफी सारी दूर हो चुकी हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो हमने देखा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साहब है जैसे सामर फारूक साहब, वो कई केस उनके पास ही जाते हैं, बल्कि 9% इमरान खान साहब के, और फैसले महफूज भी होते हैं, मतलब है। अच्छा समीना, ये बात अब हो रही है कानून और इंसाफ की या जो भी, असल में हमारे होता है कि फैसले तो हो चुके होते हैं, अब उनके मुताबिक चीजें चल रही हैं। अब आपको कहाँ रूम नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि जिस तरह असद ने भी कहा कि लगता यह है कि कोई भी चीज बईद कुछ भी हो सकता है, और हमारे यहाँ जब किसी को निकाला जाता है तो उसको वापस लाने के लिए नहीं निकाला जाता, वो यही कहता रहता है मुझे क्यों निकाला। तो वो फिर जब तक मामला सीधे ना हो जाए तो तब तक वापसी नहीं होती। क्या आप कहीं देख रही है तहरीक इंसाफ के भी कोई मामला सीधे होंगे या अभी बड़ा वक्त बाकी है? नहीं उसामा, अभी इस पॉइंट पर तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब कितना टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल कोई स्पेस, कोई गुंजाइश, कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आ रही कि जहां पर जरा सा सांस भी लेने दिया जा रहा हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो इसलिए इस मौके पे तो बिल्कुल मैं नहीं किसी भी पीटीआई को ये किसी खुशगुमानी में मुब्तला देखती कि वो ये सोचे कि फिलहाल इनके लिए कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता निकल सकता है सिर्फ 8 फरवरी को निकल सकता है, एक सूरत में कि कोई बहुत ओवरवेलमिंग किस्म की मेजॉरिटी जो है वो आजाद अरकान ले ले, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स अपनी जगह मौजूद हैं। ये नहीं आप कह सकते कि बस जीत गए तो जी मरहले आसान हो गए, उसके बाद भी बड़ी लड़ाई है। देखिए आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो करवाना चाह रहे थे कि चलो कम से कम पार्टी एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड रहे और बाद में भी जो जीत के भी लोग आए वो उसमें ही शामिल हो, वो भी उन्हें नहीं करवाने दिए जा रहे। फिर जैसे अभी असद भी बात कर रहे थे और आपने भी जिसका जिक्र किया, बैन करने की भी बातें हो रही हैं। अब कानूनी तौर पर तो बजाय ऐसी कोई चीज मुझे तो गुंजाइश नजर नहीं आती। आरिफ साहब ज्यादा बेहतर खैर एक्सप्लेन कर सकते हैं कानूनी मामलात को, लेकिन जितना सा मैंने जान रखा है उसके मुताबिक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कोई इस सिलसिले में रेफरेंस तैयार करती है और इसका फाइनल जो फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है, शवाहिद पेश किए जाते हैं, बहुत उसमें एक लंबा प्रोसीजर है। ऐसे नहीं है कि एक निगरान कैबिनेट जो खुद इलीगली बैठी हुई है जिसके 90 दिन कब के खत्म हो चुके हैं और वो उठा के एक सबसे बड़ी जमात को उठा के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर कर दे। फिर तीसरी चीज ये कि अगर ये कर भी दे तो ये तो ऑलरेडी एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, तो आप इनको ये जीत के आएंगे किसी नई जमात के नाम से रजिस्टर हो जाए और उसमें एक सब इकट्ठे हो जाए, तो ये बहुत अभी फाइट है, न जाने इसमें कितने इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन फिलहाल अगर ये आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त कोई मामला बेहतर होने की कोई सिचुएशन नजर आ रही है, अभी तो नहीं आ रही, लेकिन 8 फरवरी को अगर उनका वोटर ओवरवेलमिंगली बाहर निकल आए और बड़ी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी तादाद यानी सादा अक्सरियत से भी ज्यादा तादाद में अपने उम्मीदवारों को जितवा दे, तो फिर कोई सोचना पड़ेगा सबको कि भाई अब इनका क्या करना है। और ये भी देखना पड़ेगा कि केपी में जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि हर चीज करने के बावजूद भी शायद पीटीआई की ही गवर्नमेंट बनेगी, तो एक सूबा ऑलरेडी अगर उनकी गवर्नमेंट बना लेता है, कौमी असेंबली में भी आधे से ज्यादा लोग जीत जाते हैं, तो कोई होगा मसला कि अब इनसे बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज अगर इसमें ये कामयाब हो जाते हैं, वोटर को डीमोरलाइज करने में बड़ा वोट नहीं पड़ता, तो फिर थोड़ी बहुत चीजें तो वो आसानी से मैनेज कर लेंगे।
तो असद अब ये जो बात हो रही है, मैं नईम खालिद लोधी साहब को सुन रहा था, आपको पता ही है वो भी बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ा हूँ इदारे का और मैंने कोशिश की, लेकिन लगता है कि अब बस जो फैसले हो चुके हैं वो हैं। और वो कहते हैं कि जी लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद गवर्नर राज लगाना पड़ जाए, पंजाब में नून लीग को ले आएंगे, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में बाप पार्टी और इस तरह से। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये शौक पूरा कर लें सब लोग जो भी हैं, फैसले करने वाले भी, पॉलिटिशियन भी, मतलब हम लोग भी, सहाफी भी, सारे जो तज्जियाकार हैं, तो ये 1-1.5 साल ये मामला चलेगा। अब हमने पिछले 2 साल देखा है कि कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसमें हमने देख लिया कि वो लोग जो काजी फैसल साहब की बड़ी तारीफ किया करते थे, अब वो भी उन पर तनकीद करने लग गए। वो लोग जो इमरान खान पर, तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते थे, उन्होंने भी कहने लग गया कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, चाहे बल्ले के निशान छीनने का मामला हो, चाहे दीगर चीजें हो। तो इसको जितना पुश किया जा रहा है, हमारा ऐसे लग रहा है कि चाहे निजाम इंसाफ हो, चाहे हमारा पार्लियामेंटी निजाम हो, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिस पर सारी रियासत खड़ी होती है, वो सब कुछ हिल के एक तरह से लगता है कि रह गया है। तो ये तो आगे जितना पुश करते रहेंगे वो डिजायर्ड रिजल्ट तो हासिल नहीं हुए। यानी कहते थे कि कैंडिडेट ही कोई नहीं होगा, सबसे ज्यादा तो कैंडिडेट फिर तरीके इंसाफ के आगे। जी देखिए, प्रिंसिपली एक बात जो समीना कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि ऐसे तो नहीं किसी पार्टी को बैन किया जा सकता, बट इसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और ये जो निगरान हुकूमत है उनके इख्तियार में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए कि निगरान हुकूमत ये फैसला कर देती है और फिर कहती है कि भाई जिसको हमने फैसला कर दिया है और इम्प्लीमेंट कर दिया, अब जिसको एतराज है जाए जाके अदालत से फैसला करा ले, जाए मामले को अदालत में ले जाए। जैसे कराची के इलेक्शन हुए थे तो उस पर बहुत एतराजात थे, उन्होंने कहा कि भाई ये फैसला है, अब जिसको एतराज है जाए जाके ट्रिब्यूनल में चैलेंज करे। ट्रिब्यूनल में फिर आप पता है 4-4, 5-5 साल भी केस चलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो इस तरह से हो रहा है कि आप जाए फिर अदालत के पास, अब फैसला हो गया ना इमरान खान के हवाले से, कल 10 साल की सजा, 14 साल की सजा, ये हो गई ना। अब आप और मैं और बाकी कानूनी माहिरीन, आरिफ चौधरी साहब, बाकी लोग ये कहते हैं कि जी कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। तो वो तोशाखाना, वो जो फैसला उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब ने सुनाया था, कानूनी तकाजे उसमें भी पूरे नहीं हुए थे। लेकिन फिर क्या कहा गया कि जाओ जाके अपील कर लो। लेकिन क्या हुआ, उसी केस में गिरफ्तार हुए ना, जब जो आज तक गिरफ्तार हैं। तो हमारे यहाँ बड़ा आसान है कि किसी के साथ जाति कर दो और फिर कहो कि जाओ अदालत के पास चले जाओ। और क्योंकि हम सड़क पे भी ताकतवर किसी कमजोर के साथ जाति करेगा ना, तो कहेगा जा फिर तू जा अदालत चला जा, क्योंकि उसको पता है कि अदालत में मैं तगड़ा हूं और मैं फिर इसको तो ऐसे जूते रगड़वाऊंगा तो उसको लग पता जाएगा। तो देखें, चीजें असूली बात तो यह है ना, और असल बात यह है कि इलेक्शन के नतीजे में चीजें बेहतर होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अब अगर ये फॉर्मूला बना लिया गया है कि नवाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे, कमजोर हुकूमत बनाएंगे और उनके कई सारे बाजू उनको पकड़ा दिए जाएंगे जो कोई भी मरोड़ा जा सकेगा किसी वक्त में, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी हुकूमत पाकिस्तान के बहुत पेचीदा मसाइल को हल कर सकती है? बजाय तो ये लगता है कि नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हमें 16 जमातों की हुकूमत हमने देखी थी, उसमें कोई उसका क्या नतीजा निकला है, और आज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई वो बुरा था, वो कहते हैं कि वो बुरा था। तो इस तरह की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आने जा रही है। आपका जो सवाल समीना से था कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो जनाब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और ऐसा कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा कि उनके साथ कोई ये नहीं ऐसा हो कि अच्छा ठीक है जी आप 200 सीटें जीत गए हैं तो अब तो हम मजबूर हो गए हैं, तो चलिए फिर आप आ जाएं हुकूमत करें, क्योंकि अब तो क्या कर सकते हैं, अब आपने तो 200 सीटें जीत ली हैं, तो चूंकि आप आपके आजाद उम्मीदवार आ गए तो हमारे पास तो कोई चारा नहीं बचा, आइए जनाब आके हुकूमत करें। तो मुझे तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसके जिस तरह के फैसले हैं आरिफ चौधरी साहब, जिसका हवाला दे रहे हैं, समीना भी, असद भी बात कर रहे हैं, हम सबको भी नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वो हो तो जाता है लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते। जिस तरह असद ने भी बात की कि जी क्या उससे मईशत ठीक हो जाएगी, क्या हमारा सियासी माहौल ठीक हो जाएगा, क्या हम अमन अमान स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन भी उसी के लिए हो रहा है कि पहले था कि डिले कर दें, 2, 3, 4 दफा हमने डिले होते देखा इलेक्शन, निगरान सेटअप को लंबा कर देंगे बेहतरी आ जाएगी। नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं थी। आज फिर बिजली के बिल हम सुन रहे हैं महंगे हो रहे हैं। ये मईशत के मुश्किल फैसले, जब किसी के पास वो एक पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होगा तो वो किस तरह से आरिफ चौधरी साहब वो कर सकेंगे। आईनी और कानूनी तौर पर हमने देख लिया जितना हम उसके साथ खेल सकते थे, निगरान सेटअप वो भी कर लिया, इलेक्शन कमीशन भी कर चुका, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें सब, लेकिन वो हम स्टेबिलिटी तो आती देख नहीं रहे। आरिफ साहब देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये जो बात अभी मोहतरमा समीना पाशा साहबा ने की थी और उसे काफी आगे बेहतर अंदाज में बढ़ाया हमारे दोस्त ने, तो असद साहब ने, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं कि ये जो इन्होंने कमेटी एक बनाई है काबीना की,
वो 9 मई की तहकीकात के लिए और जिम्मेदारों का तैयारी आप सब लोगों को मालूम होगा। वो मालूम है ना कि ऐसी कमेटी बनी हुई है, कैबिनेट की कमेटी। अब ये जो कैबिनेट की कमेटी जो है ये फिक्स करना चाहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मकसद इसका क्या है? इसकी हालांकि कानूनी तौर पर कोई उसकी हैसियत नहीं है, ये इसी काम के लिए इन्होंने रखा हुआ है कि वो कमेटी जो है अपनी सो कॉल्ड नाम नेहाद तहकीकात के नतीजे में जिम्मेदार ठहराएगी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को, उनके साथियों को, और उसके बाद फिर उनको उनका केस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के पास और कि जनाब इन पे पाबंदी लगाई जाए। यानी ये वो काम होगा जो जिसके करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। ये एक पहलू हो गया। दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग हाथ जोड़ते हैं, मतलब क्या कि खुदा करे हमें कोई केस सुप्रीम कोर्ट। उसकी वजह यह है कि इतनी बेइज्जती होगी कि जनाब चीफ साहब बैठे होंगे ऊपर और पूछेंगे कि जनाब आप किस तरह आ गए यहाँ। आपने वो जुमला सुना होगा, उन्होंने कहा कि जनाब देखें इन्होंने मुल्क को सीज किया हुआ था और अब ये इलेक्शन लड़ते फिरते हैं। तो जनाब मैं तो इस मामले में चूंकि वकील हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, लिमिटेशन का भी एहसास है। मैंने तो पहले दिन ये कहा था कि हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस बनना पड़ा है या बन गए हैं जिनके बहुत ज्यादा बैगेज है। और वो बैगेज किसका है? गुस्से का, कहर का, ताज्जुब का, नफरत का, दुश्मनी का, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो बराह रास्त जिसको जरूरत है कि उसे इस सूरत हाल में एक ऐसी अदलिया मिलती जो बावकार होती, जो इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए करती, और ये दुश्मनी की हद तक ना वो करी होती। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये सारा सिस्टम जो चल रहा है ना, और ये बात वाकई ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। दो बातें हमें साथ साथ रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा अगर 8 फरवरी को पीटीआई के लोग जो हैं वो अपने लोगों को कामयाब करने में आगे निकल आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन जो मुझे नजर आता है, इसे आप पैसिमिस्टिक व्यू करें या जो मर्जी समझे ना। अब देखिए, कहीं तो हमने देखना है इलेक्शंस का भी मामला, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। अब ये सोचा जा रहा है कि अगर जिस तरह आपने कहा ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो आप समझती हैं कि जो नईम खालिद लोधी साहब एक बात कर रहे हैं और बहुत से हल्कों ने ये बात की है, जिस तरह बात है कि जी ये आजाद उम्मीदवार इधर उधर चले जाएंगे, तो फिर क्या आगे प्लान क्या है? उसको किस तरह से, मतलब इसी तरह स्मूथली चलाते रहेंगे जिस तरह हमने पिछले 2 साल से देखा है? अच्छा, ये आपको स्मूथली लग रहा था? बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आपको ये स्मूथली लग रहा था। नहीं, अगर मेरा अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये आजाद उम्मीदवार ऐसा ही चलेगा जिस तरह का पिछले 2 साल स्मूथ चला है काम, इसी तरह का फिर आगे चलेगा। अच्छा, वो इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक हो गया। अच्छा, वो आजाद उम्मीदवार देखिए, अगर उसामा कम तादाद में आते हैं तो फिर तो वो तितर बितर हो जाएंगे, मैनेज भी हो जाएंगे। शायद 8-10 कोई बीच में खड़े रहे, ऐसे ही एक नाम लेके कि जी हम फिर भी खान के सिपाही हैं, जो बिल्कुल कोई आपको मालूम है जो डाई हार्ड किस्म के इमरान खान साहब के साथी हैं। अदरवाइज अगर बाकी कुछ आपको मैनेज होते नजर आएंगे। लेकिन अगर अगेन मैं वही बात करूंगी, अगर बड़ी तादाद में ये लोग जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि 150 लोगों को उठा के आप किसी जमात में शामिल करवा दें। देखिए, जब आप इस कौमी असेंबली के मेंबर बन जाते हैं तो आपके पास फिर भी एक प्रोटेक्शन भी हो सकती है, आपके पास फिर भी एक से है कि आप इतनी बड़ी जमात है। ये बहुत तनकीद हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जब उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए और जब अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, तो उन्हें बहुत, वैसे वो इलीगल नहीं थे उनके स्टेप्स, लेकिन उन्हें सियासी तौर पर किस तरीके से फिर नुकसान उठाना पड़ा वो सब ने देखा कि उनको बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन ही नहीं रह गई, कहीं पे उन्हें अमान हासिल नहीं थी। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये इस तरह की टाइमली इलेक्शन हो जाते तो शायद ये 9 मई के वाकयात वगैरह ये सब यहाँ तक बात पहुंचती ही ना। लेकिन जहां तक ये बात है कि ये आजाद अरकान फिर क्या करेंगे, यही अगेन सवाल है। जो अभी असद भी बात कर रहे थे ना कि कोई कहेगा कि अच्छा जी आप 200 जीत के आ गए तो आए हुकूमत कर लें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा तो कोई नहीं कहने वाला यहाँ पर। लेकिन एक बात जरूर है, देखिए उन्होंने जितनी प्लानिंग कर रखी है वो उस वक्त तक की है कि हमने इन्हें रोकना कैसे और उसके बाद हमारी ऐसे एक गवर्नमेंट बन जाएगी। अगर उनकी प्लानिंग बिल्कुल अपसेट होकर 200 लोग ऊपर आ गए पीटीआई के, तो फिर एक नए सिरे से सोच दिखानी होगी, फिर इकट्ठा होकर सोचना पड़ेगा अब करना क्या है, क्योंकि वो अभी किसी ने नहीं सोचा हुआ कि अगर 200 लोग, उन्होंने यहाँ तक सोचा हुआ है कि 200 लोग आने ही नहीं देने। 200 क्या मतलब 150 भी नहीं आने, यानी 50 ही आने नहीं देने।
बात ये कि अगर वो उनकी प्लानिंग गलत होगी, बिल्कुल फिर भी आ जाते हैं इतने लोग, तो फिर क्या होना है ये अभी किसी ने नहीं सोचा हुआ कि फिर उन लोगों का क्या करना है। हाँ, थोड़े बहुत होंगे तो उनको इधर उधर कर देंगे, तो इसलिए वो फिर नए सिरे से एक डिजाइन करना पड़ेगा पूरा प्लान कि भाई अब करना क्या है। तो उसके ऊपर अभी मेरा ख्याल है कि किसी के जहन में भी कोई आइडिया नहीं है कि अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये किसी सूरत वो नहीं होने देंगे कि जी इमरान खान की हुकूमत बना दी जाए, लेकिन ये भी उन्हें नहीं पता कि फिर उसके बाद करना क्या। तो ये बड़ा अभी एक मेरा ख्याल है, मेरे नजर में तो इसका कोई जवाब अभी तक नहीं है। दोनों बातों में इसलिए भी हमें वजन नजर आता है कि चाहे तो निज़म सेठी साहब की चिड़िया हो, वो भी कहते हैं जी फिर ये होगा कि अगर इस तरह का डिजायर्ड रिजल्ट नजर ना आ रहा हुआ तो फिर इलेक्शन ही बिल्कुल ही फारिग कर दिए जाएंगे। और वही जिस तरह मैंने अर्ज किया कि नईम खालिद लोधी साहब कह रहे हैं कि एपी में फिर गवर्नर आज का भी हो सकता है। साथ सुहेल वड़ाइच साहब भी आपने भी शायद देखा हो, वो कहते हैं कि एक प्लान पहले था कि सब कुछ नून लीग के पास, नहीं फिर पीपल्स पार्टी आई, तो प्लान भी चेंज होते रहते हैं। अब आप बड़े जबरदस्त सारे सर्वेज लेकर आते हैं, एक एक चीज, बल्कि मैंने आपको जब टेलीविजन पर भी कभी कोट किया तो मुझे बड़ी शाबाश मिल गई उन्हीं लोगों से जिनके चाहे वो खिलाफ सर्वे जा रहे थे, वो भी कहते हैं कि यार हाँ बात आप ठीक कर रहे हैं। तो अब सर्वेज में जो नजर आ रहा है, चले आप किसी तरह से इलेक्शन फर्ज करें, उसमें भी मैनेज कर लेते हैं कि लोग अगर ज्यादा आ गए तो फिर आप कुछ कर लेते हैं। तो हमने तो किसी ने भी नहीं देखा जो अब तक सारे हरबे हैं उससे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए। तो जब एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही नहीं होगी, अगर यही मियां साहब या जिस तरह भी अब आप देख रहे हैं उनके जलसे, खुद उनके लेवल के लिहाज से अगर देखें तो वो उस तरह के जलसे वो नहीं कर पा रहे जो आज से वो 2 साल पहले भी कर रहे थे, 2.5 साल पहले भी कर रहे थे, जो सीटें वो जीत रहे थे। तो इतना अगर आप करके लेंगे जिसकी वो सपोर्ट ही नहीं होगी तो फिर तो बड़े मसाइल होंगे। और अभी इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं, बाजार तो लगता है लोग ज्यादा निकल आएंगे। देखिए उसामा, बात यह है कि ये बात तो ठीक है, जहां तक हमारी मालूमात हैं और जहां तक हमें ग्राउंड पर नजर आता है कि पोलिंग डे पर जो भी रिजल्ट निकलेगा बहुत ही कम होगा कि उसको मैनेज, यानी उस रिजल्ट को चेंज कर दिया जाए या उस रिजल्ट के अगेंस्ट कोई अपना बनाया हुआ कोई रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करके डाल दे। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब फर्ज करें हार गए हैं 30,000 वोटों से, तो ये नहीं हो सकता और ना होगा कि 30,000 वोटों से हारने वाले ख्वाजा आसिफ को 2,000 वोटों से जिता दिया जाए। ये नहीं होने जा रहा। ये मैं फोन व्हाट्सएप भी नहीं काम करता या वो बक्से उठाना 1000-2000 पे काम करता है भाई, इससे ज्यादा पे नहीं करता। मैं आपको उसामा, आप ये देख लीजिएगा कि इस अगर ये मतलब देखें इक्का दुक्का सीटों पर, 2-4 सीटों पर तो हम देखते हैं हमेशा चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं ना कि एक नून लीग 30 वोट सीटें या 40 सीटें जीत रही है और उसको उसी दिन जरा रद्दोबदल करके और 70 सीटें या 100 सीटें जिता दी जाएंगी, तो ये ऐसा नहीं होगा। और बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी बस कुछ गैबी मदद आएगी और हम हार भी रहे होंगे तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई, हमारे सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम ही तो हैं, हमारे सिवा क्या ऑप्शन है? ऐसी बात नहीं है, ऑप्शंस और भी हैं और उन मल्टीपल ऑप्शंस पे भी काबीना तो शहबाज शरीफ ने 2018 में भी बना के दे दी थी ना कि ये मेरी कैबिनेट है, मांग ली गई थी, उन्होंने बना लिया था कि ठीक है ये हमारी कैबिनेट बन रही है। तो अभी ये सारी चीजें हतमी नहीं हुई हैं और ये भी नहीं हुआ कि ये भी सोच के रखा हो कि इमरान खान आ जाएंगे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी, ये भी नहीं होना, ये भी प्लान में नहीं है। लेकिन वो भी नहीं है कि नवाज शरीफ को जबरदस्ती भी जिताना पड़ा तो जिता के ही देंगे, वो भी नहीं है। कुछ और भी हो सकता है, और भी 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा बड़ा धचका उन लोगों को लगेगा जो ये सोच कर बैठे हुए हैं कि जनाब मैं 20,000 वोट थे फिर वो भी थे फिर थानू पान गई ना, तो जो ये ज़हन बना के बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा धचका तो उन्हीं को लगेगा। सर आखिर में मुख्तसरन चौधरी साहब ये फरमाएं, आपको भी लगता है कि अगर बहुत बड़े मार्जिन से कोई लोग निकल आते हैं और किसी एक जमात को, किसी भी जमात को अगर वोट डाल देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना? जो कहा जा रहा है जी वो हम उनके एजेंट भी नहीं अंदर बैठने देंगे ना, उनके कोई वहां बूथ होंगे, कुछ भी नहीं होगा, किस तरह कर लेंगे मैनेज। लेकिन अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाएं तो आपको भी ये लगता है कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने बड़े पैमाने पर रिगिंग करना या लोगों को रोकना या चीजें मैनेज करना, कोई बॉक्सेस गायब करना या अपनी तर्ज के वो सारे बना देना रिजल्ट्स? ये बहुत दुरुस्त बात है। उसकी वजह यह है कि आपने मैनेज अगर करना है तो उसके लिए आपको मैन पावर भी चाहिए। जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उनको हैंडल करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, यानी अपने अंदाज में हैंडल करने से मुराद ये है कि उसको मैनेज करना है, वुड कॉल इट। मुश्किल हो जाता है कि आपके पास इतनी मैन पावर ही नहीं है कि जो आप सबको इस तरह कर सके कि जनाब जिस तरह छोटा इलेक्शन जो है, आपने देखा होगा कि कई खवातीन के पोलिंग स्टेशन जो है वहां खवातीन आ नहीं होती,
तो जनाब पोलिंग बूथ पे इक्का दुक्का कोई आता है तो कहीं किसी का मुर्दा का वोट भी डाला जा रहा है, ये वोट भी डाला जा रहा है, वो भी डाला जा रहा है। लेकिन जब लोग पूरे तुले हुए हों, कॉन्शियस हों और आके खड़े हो जाए कव्वों की तरह, देखें कि जरा उकाब की तरह, मैं कहूंगा देखें कि जनाब ये कौन है, इसका वोट कैसे आ रहा है, ऐसे ये लोगों का वहां मशाक अंदाज में होशियारी से खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका ज्यादा तादाद में खड़े होना बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह है कि पुलिस के जरिए आप किसी को दबा सकते हैं अगर थोड़े लोग हो। आपने देखा कि जहां ज्यादा लोग इकट्ठे होके आगे वहां KPK में, तो वहां उनको कोई रोक नहीं सका। पंजाब में भी जहां लोग ज्यादा आ गए, चूंकि रेलें जो है, रेलों के सामने आप बंद नहीं बांध सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो हमारी इस नशस्त में फाइनल बात है वो यही है कि PTI के लोग या पाकिस्तान में, मैं अदरवाइज कहता हूँ कि जो ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई एक सही मानों में ऐसी जमहूरी रियासत हो जहाँ अमन हो, आज़ादी हो, जहाँ लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना की जाए, जहाँ मुआशी सिस्टम जो है वो दुरुस्त किया जाए, जहाँ हमारा किबला फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी दुरुस्त हो और हम अपने फैसले खुद कर सके अपने मिजाज के मुताबिक, अपने मुल्की हालात के मुताबिक। तो फिर उन्हें सबको कुर्बानी देना होगी, वहां पोलिंग स्टेशन पे जोश और जज्बे के साथ जाना होगा, लेकिन तासुर नहीं देना होगा कि मैं किसको वोट डालने के लिए आया हूँ। जोश और जज्बा वैसे दिखाएं, लेकिन आराम से वहां वोट अपना डाल के फिर वहां खड़े रहे। और जब 45 का फॉर्म मिलता है वो लेके उसकी तस्वीरें बनाएं। और एक बात और ध्यान में रखें कि इसलिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि आप उस जमाने में लोगों के पास ये चलता हुआ टीवी और कैमरा नहीं था जो आज है। यहाँ हर चीज बात की जा रही होगी, गूगल भी चल रहा होगा, बाकी चीजें भी, तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा अगर ज्यादा लोग आए तो उन्हें मैनेज करना। हम सुन रहे हैं शायद इंटरनेट फिर से एक दफा शार्क मछली आ जाए और उसको वही जो है होता है आपका कैमरा मोबाइल है उससे तो नहीं खींच सकता। क्लोजिंग से पहले आपके और असद के साथ एक मिनट के, हम माशाल्लाह भाई हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, वालिद साहब के पास ही रहते हैं। तो मेरे जो 2 भाई हैं, उनका बड़े भाई का और मुझसे जो छोटे हैं, उनका कहीं और है हल्का, मेरा कहीं और है। मैंने जब 8300 पर किया, ये सबके साथ ऐसे हुआ बहुत। हाँ, आप तीनों के वोट एक ही जगह है, कहीं पर तो है, आपको फौज से उद्गान में नहीं डाल दिया। ये भी सही। तो ये चले आपने ऐसा, मैं आप जो बात कर रहे हैं ना, मेरी बहन उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके घर के 5 अफराद थे जो वोटर्स थे और 5 के 5 लोगों के डिफरेंट उन्होंने बनाए हुए थे पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ जगहों। तो ये ताकि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपना राय दही का आखिर इस्तेमाल करें, कहीं मैनेज ना किया जा सके। ये जो भी बात कर रहे थे ना चौधरी साहब भी और फिर असद ने भी जो बात की, असल प्रॉब्लम ही है कि इलेक्शन डे पे बहुत कुछ मैनेज नहीं हो सकता, इसलिए ये जो सारा सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया गया है और इतनी बेईमाना तरीके से जो रोका जा रहा है, उसकी वजह ये है कि अगर सब कुछ सिर्फ यही किया जा सकता होता तो फिर तो इतना किसी को एक्सपोज करके खुला करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब इसीलिए किया गया है कि हर जगह पर बंद बांधे गए हैं, निशान लेके कंफ्यूज कर दो, नहीं पोलिंग एजेंट को बैठने दिया जाए पोलिंग स्टेशन पर, वोटर बेचारा इधर उधर ख्वार होता फिरे, उसको हल्के ना मिले, अपने पोलिंग स्टेशन ना मिले, फिर सजाएं भी एन 10 दिन पहले दे दो ताकि वैसे भी डिसअपॉइंट हो जाए कि जी खान तो नहीं आने लगा। और फिर ये सारी चीजें जो है ये सब इंटरकनेक्टेड इसीलिए। और अब देखिए आपको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, फिर वो सोशल मीडिया पर करते हैं तो इंटरनेट बंद कर देते हैं, फिर अब हमले शुरू हो गए हैं। कहीं पे उनकी कल रैली में भी इसी तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है PTI के, और अब इसी तरह आज वो एक रेहान ज़ेब जो उनके हैं वहाँ के लीडर बाजौड़ के, वो शहीद हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरह से हो रही हैं, तो ये सब कुछ इलेक्शन डे से पहले करना ही इसलिए हो गया पड़ा, बल्कि मैं कहूंगी क्योंकि उस दिन इतना हैवी मैंडेट जो है अगर आ जाता है तो वो इतना आसानी से मैनेज नहीं हो सकता। तो ये इसी की वजह से। लास्ट कमेंट जनाब असदुल्ला साहब, ये जो हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अब ये सारा जो पहले हमने देख लिया, इलेक्शन कमीशन का भी किरदार देख लिया, बाकी बल्ले का भी देख लिया, तो उससे वो उसके बाद भी ज्यादा रेडी लड़ रहे इलेक्शन। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये सारी ये डिस्कशन जो है ना, यानी एक ही इस वक्त मैं समझता हूँ कि हल है, और एक चीज पर फोकस होना चाहिए सबका, वो ये है कि हर पाकिस्तानी जाए अपनी मर्जी की पार्टी को वोट करे और अपनी मर्जी के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करे।
और कोशिश करे कि धांधली ना हो, साफ सुथरे इंतखाबात हों। बाकी सारी बातें जो हैं वो बाकी सारी डिबेट्स बात की हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लानिंग्स हमने चेंज होते हुए भी देखी हैं, बहुत सारे जो है वो इरादे टूटते हुए भी देखे हैं। तो बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया असद, आपका, समीना आपका और आरिफ चौधरी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। आइंदा भी इंशाल्लाह आपको तंग करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।